हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ नई फुटेज जो है वो निकल कर सामने आई है KF-21 बुरामे की। जैसा कि हम जानते हैं इस एयरक्राफ्ट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कर ली है। साथ ही साथ जो इसका डेवलपमेंट है वो रिक्वायर्ड पेस से चल रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ नई फुटेजेस जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। तो इन नई क्लिप्स के साथ इनकी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो ये जो KF-21 बुरामे फाइटर है ये दिखने में F-22 रैप्टर और F-35 की तरह लगता है, पर ये कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, ये 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर है। तो ये दिखने में F-22 और F-35 जैसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंस लिया गया है लॉकहीड मार्टिन से, यानी कि इसकी जो एंसेस्टरी है वो F-22 से आती है। पर ये F-22 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा फाइटर है और कई कैपेबिलिटी F-22 की लैक करता है। तो इस प्रोग्राम में जो 80% शेयर हैं वो साउथ कोरिया के हैं और 20% जो शेयर हैं वो इंडोनेशिया के हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को दोनों ही एयरफोर्स यूज भी करेंगी और साथ में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो साउथ कोरिया का प्लान है 2032 तक करीबन 120 फाइटर्स को अपनी सर्विस में रखना, और जिस तरह की पेस चल रही है ऐसा लगता है कि ये जो गोल है वो अचीव करने में सक्षम होंगे। तो इस एयरक्राफ्ट को जब बनाया गया था तो ये चीज़ दिमाग में रखी गई थी कि कोई 5th जनरेशन फाइटर नहीं बनाने जा रहे हैं। कैपेबिलिटी को रफाल और टाइफून की कैपेबिलिटी से ज़्यादा रखना था, पर F-35 और F-22 से नीचे रखना था। तो F-16 के कंपैरिजन में ये करीबन 50% ज़्यादा रेंज देता है और एयरफ्रेम की लाइफ जो है वो 34% ज़्यादा है। इंजन्स की बात करें तो इसमें GE414 इंजन लग रहे हैं, जिसको लोकली बनाया गया है हानवा डिफेंस के द्वारा। ये सिमिलर इंजन है जो कि हमारे आर्म का प्रोजेक्ट में भी यूज़ होंगे। तो ये चीज़ आपको बता दें कि इस पूरे एयरक्राफ्ट में जो इंडिजिनस कंपोनेंट लगे हैं साउथ कोरिया के वो खाली 63% हैं। तो जैसा कि LCA तेजस के साथ कहा जाता है कि जो मार्क 2 आने वाला है उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट खाली 60% होंगे, तो ये खाली इंडिया के साथ नहीं है। जो डेवलपिंग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसे ही ग्रो करती हैं। आप एक बार में सब कुछ नहीं बना सकते, ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है। तो इस एयरक्राफ्ट में जो AESA रडार लगा है उसे हानवा डिफेंस के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि इनका लोकल AESA रडार है। और साथ में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है उसको भी हानवा डिफेंस ने ही सप्लाई किया है। तो इसके AESA रडार की बात करें, इसमें अराउंड 1088 TR मॉड्यूल्स हैं और इसके जो फ्यूचर वर्जन आने वाले हैं उसमें TR मॉड्यूल्स के नंबर बढ़ाकर 1200 से 1300 यानी कि 1200 से 1300 करे जाने हैं। तो इस रडार की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है APG-83 रडार से, जो कि F-16V यानी कि ब्लॉक 70 में लगकर आता है। तो ये एक बार में मल्टीपल टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है और इंगेज भी कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज बताई जाती है वो अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास की है। तो ये काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस वाला रेडार लगता है और साथ में ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार मोड के साथ भी आता है, जहाँ पर ये हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट कर सकता है और 1 मीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखा सकता है। तो इस रडार को बनाने में जो हेल्प है वो इजराइल से ली गई थी, जहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है उसको इजरायली एल्टा के प्लेटफॉर्म्स पे किया गया था। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IRST सेंसर की, जिसको हानवा डिफेंस ने ही बनाया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि F-22 लैक करता है क्योंकि उसे अपने स्टेल्थ फीचर मेंटेन करने हैं। वहीं पर ये जो कॉम्प्लेक्शंस हैं वो KFX यानी कि KF-21 के साथ नहीं है। तो जो IRST सेंसर लगा हुआ है KF-21 में वो यूज़ करता है लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड डिटेक्टर का, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे एरियल टारगेट्स को पहचानने में सबसे कैपेबल माना जाता है। तो ये BVR रेंजेस में दूसरे एयरक्राफ्ट को पहचानने में सक्षम होगा और साथ में जो एयरक्राफ्ट का EM एमिशन है उसके बिना टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। तो एनिमी को ये नहीं पता लग पाएगा कि वो ट्रैक हो रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में। तो ये जो IRST सेंसर है वो कैपेबल होगा वाइड एरिया सर्च में और मल्टीपल टारगेट को एक ही बार में ट्रैक करने में। साथ में जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रोवाइड कराएगा और सिंगल टारगेट पे भी ट्रैक बनाने में सक्षम होगा। बाकी जो इसमें डेटा लिंक यूज़ होगा वो अमेरिकन लिंक 16 पर बेस्ड होगा और उसी का एक अपडेटेड वर्जन होगा। तो लिंक 16 जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी कैपेबल डेटा लिंक है।
तो उस साइड से भी इस एयरक्राफ्ट को मजबूती मिल रही है। बाकी इंजन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लग रहा है वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 KI आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन है जो कि मैक्सिमम 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और इसे मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 की प्रोवाइड कराएगा जो कि सफिशिएंट है। बाकी वेपन्स की बात करें तो इसमें करीबन 10 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें ये मीटियोर भी कैरी करने में सक्षम होगा, एमरैम को भी कैरी करने में सक्षम होगा और क्लोज रेंज में साइड विंडोज को यूज़ करेगा। बाकी कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट में लार्ज एरिया डिस्प्ले को दिया गया है और जो कंट्रोलिंग स्टिक है वो साइड माउंटेड है और साथ ही साथ डेटा फ्यूजन भी इसमें दिया गया है, तो जो सिचुएशनल अवेयरनेस पायलट को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। साथ में जो हेड्सअप डिस्प्ले दिया है वो भी वाइड एंगल्ड है। बाकी इसमें हेलमेट माउंटेड साइड भी होगी जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हेलमेट पे मिलेगी और हेलमेट को यूज़ करते हुए ये टारगेट को ट्रैक भी करेगा और मिसाइल भी लॉन्च कर सकता होगा। तो बाकी जो प्रोटोटाइप के शोकेस में हेलमेट दिखाया गया था वो अमेरिकन जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम लग रहा था जो कि F-18 और F-16 के पायलट यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जैसा इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया है, इसका जो आर्चेस है वो रफाल और टाइफून से कम होने वाला है पर F-35 और F-22 से ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ के भी अपने बेनिफिट्स हैं। ये एयरक्राफ्ट क्योंकि स्टेल्थ को दिमाग में रखते हुए नहीं बनाया गया है तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो कम पड़ेगी और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जो इसमें इंजन वगैरह यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी कम मेंटेनेंस लेते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट किया जा सकता है और ये साउथ कोरिया की ऑलमोस्ट जितनी भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में सक्षम होगा। बाकी इसके फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो आगे ब्लॉक 2 वर्जन को भी प्लान किया गया है जिसमें हो सकता है ये लोग इंटरनल बेस वेपन्स के लिए बनाएं और बेटर रडार ऑब्जॉर्वेंट मटेरियल्स को यूज़ करें इसके स्टेल्थ कैरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। तो वो फ्यूचर में डेवलपमेंट की बात है जहां पर ब्लॉक 2 वर्जन से ही इसको मल्टी रोल कैपेबिलिटी मिलेगी। ब्लॉक 1 वर्जन में खाली एयर सुपीरियरिटी को प्लान किया गया है, आगे चलकर इसकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस किया जाएगा। तो इस फाइटर के साथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है जिसकी शुरुआत कोरियाई T-50 गोल्डन ईगल एयरक्राफ्ट से हुई थी जिसको लॉकहीड मार्टिन की ही मदद से बनाया गया था और ये एक तरह का मॉडल है इंडिया के लिए जहां पर इंडिया की जो ग्रोथ है एरोस्पेस इंडस्ट्री की वो प्रॉपरली तेजस के बाद चालू हुई है और अभी हम भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए